बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग रोजाना सुबह 10:30 बजे मिलते हैं और 10:30 बजे की इस क्लास में हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला के साथ चर्चा करते हैं। और ये क्लास रोजाना सुबह 10:30 बजे होती है, जिसमें हम लोग प्रश्नों के साथ चर्चा करते हैं और एक समझ विकसित करने की कोशिश करते हैं। साथ-साथ हम लोग पॉलिटी के छुपे हुए कॉन्सेप्ट और ऐसे कॉन्सेप्ट जो थ्योरी क्लासेस के दौरान आप पढ़ते हैं और आपसे भूल जाते हैं, उनको फिर से हम एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी से संबंधित किसी भी तैयारी के लिए, यानी किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी के लिए जिसमें जीएस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके लिए भैया आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी में अलग-अलग गोल होते हैं, जैसे यूपीएससी का अलग गोल है, यूपीपीएससी का अलग गोल है। ठीक है? तो अगर आप इन दोनों आयोगों से संबंधित किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप इस गोल के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे देखिए, अनअकैडमी पे 3 तरह की क्लासेस होती हैं। एक तो अनअकैडमी की क्लास होती है जिसे हम यूट्यूब क्लास के नाम से जानते हैं, जैसे आप अभी देख पा रहे हैं, है ना? एक अनअकैडमी की क्लास होती है जिसे हम फ्री लाइव क्लास के नाम से जानते हैं। फ्री लाइव क्लास जो अनअकैडमी की होती है, ये इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ये क्लास भी बिल्कुल फ्री होती है और इसमें भी आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। जितनी बार चाहें सर आप उतनी बार इस क्लास को देख सकते हैं। साथ-साथ एक क्लास होती है अनअकैडमी की प्लस क्लास। अनअकैडमी की प्लस क्लास का महत्व ये है कि अगर आप प्लस क्लास के साथ जुड़ते हैं तो आपको सारे के सारे, जैसे आप 1 महीने के लिए या 2 साल के लिए प्लस के साथ जुड़े, यानी आपने सब्सक्राइब किया, तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है सारी लाइव क्लासेस में, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस में, सारे एजुकेटर्स के इंडिविजुअल कोर्सेज में, सारे बैच कोर्सेज में, जीएस के सारे कोर्सेज में, ऑप्शनल के सारे कोर्सेज में। ठीक है? यानी जितने कोर्स हैं सब में आपको एक्सेस मिल जाता है। साथ-साथ ये देखिए, एडवांटेज लिखा हुआ है अनअकैडमी का, कहीं भी किसी भी जगह बैठ के आप क्लास कर सकते हैं सर। रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, साथ-साथ बढ़िया-बढ़िया एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलता है ना? मल्टीपल एक्सेस मिलता है, जितनी बार चाहें उतनी बार आप क्लास कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा कोर्सेज डिज़ाइन होते हैं, पूरा का पूरा आपका कोर्स कंप्लीट होता है। बाकी साथ-साथ स्ट्रेटजी सेशन, स्टडी मटेरियल आपको रेलेवेंट फॉर्म में जो भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है? साथ-साथ ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका आपको दिया गया है। खैर ये सब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करना आपसे बेटर कौन समझ सकता है। पूरा फ़ोन भरा हुआ है एप्लीकेशन से, है ना? हाँ, ये वो, यहाँ फ़ोन नंबर एंटर करिए, फ्री में साइन अप करिए। साथ-साथ ये टेस्टिमोनियल्स हैं सर, कि जो लोग अनअकैडमी के थ्रू जिन्होंने तैयारी की है, उन्होंने अनअकैडमी के प्रति और एजुकेटर्स के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। जैसे इन्होंने देखिए, यूपी ट्रिपल एससी, हाँ, यूपीएसआई से संबंधित व्यक्ति हैं, इन्होंने अनअकैडमी के प्रति और सारांश सर के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। ये हमारे वीरेंद्र कुमार जी हैं, जिन्होंने मेरे प्रति और अनअकैडमी के प्रति आभार व्यक्त किया है। मनोज सर हमारे पढ़ाते हैं अपनी ही कैटेगरी में। देखिए, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको अनअकैडमी की बताऊँ कि अनअकैडमी की एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एक विषय के एक से अधिक अध्यापक मिलते हैं और आप जिनसे चाहें सर आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं सारे, जितने भी हैं यहाँ पर। तो इन्होंने, एक एस्पिरेंट है जिन्होंने अनअकैडमी को क्या किया है, थैंक यू किया है। अनिल साहब हैं, इन्होंने थैंक यू किया है ना? ठीक। तो इस तरह से अगर आप अनअकैडमी के थ्रू तैयारी को अपनी आगे बढ़ाते हैं, तो आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपको सारा का सारा रेलेवेंट मटेरियल मिलेगा और पूरा का पूरा कंप्लीट जीएस आपको मिलेगा, और वो भी यहाँ पर बहुत कम फीस स्ट्रक्चर के साथ। साथ-साथ चलते हैं सर, हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की श्रृंखला को। तो ध्यान दीजिएगा भैया, कि श्रृंखला शुरू करने से पहले लास्ट में देखिए क्या होता है कि ये जो आपकी प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इसमें जो सबसे लास्ट वाला सवाल होता है, यानी जो सबसे अंतिम सवाल होता है, उस अंतिम सवाल को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है? उस अंतिम सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देते हैं। ठीक है? या अपने दोस्तों से पूछते हैं, है ना? या उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। खैर, ये अंतिम सवाल ये पिछले सेशन का है। पिछला सेशन यानी कल का सेशन, ये रोजाना एक सेशन होता है। तो आज जैसे आज आपका 25th है, ठीक है? हाँ, आज आप 25 है, तो आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 24 का कल का जो सेशन था, तो कल के सेशन में अंतिम सवाल यही था। कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1977 में पश्चिम बंगाल का जो स्मरण पत्र आया था, यानी वही लिखा हुआ है, ज्ञापन पेश किया गया था, जिसकी विषय वस्तु निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 263 के अधीन एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया,
ठीक है, या गठन करने का प्रस्ताव, गठन करने का ज्ञापन, ठीक है, ये कहने का मतलब था। ठीक है, तो यहाँ समझिए जरा सा कि 1977 के पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं है, इंटर स्टेट काउंसिल का। हाँ, ये बात जरूर है कि सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पर हमारे भारत देश में 263 के तहत 1990 में पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया। इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतरराज्यीय परिषद एक ऐसी परिषद है जो केंद्र राज्य संबंधों में एक समन्वय स्थापित करने के लिए, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन क्रिएट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक निकाय है। ध्यान दीजिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करते हैं तो याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी दो प्रकार की होती है, एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक टेम्पोररी। परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है जो संविधान के द्वारा परमानेंटली गठित है, जैसे सीएजी। नॉन परमानेंट का मतलब होता है जैसे राष्ट्रपति समय समय पर जो गठित करता है, जैसे फाइनेंस कमीशन, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल। तो ये नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अस्थायी, है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 263 के अधीन एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। तो 263 के अधीन एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन, तो इसमें इस पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र में इस तरह की कोई बात नहीं थी। ठीक है, तो दूसरा कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात की गई। तो यहाँ पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र की अगर हम बात करें सर, तो इसमें अंतरराष्ट्रीय अखिल भारतीय सेवाएं, यानी एक्चुअली क्या देखा जाए कि राज्यों को स्वतंत्रता देने की बात की गई थी यहाँ पर, है ना। स्टेट को इंडिपेंडेंट करने की बात की गई थी, स्टेट को फ्री करने की बात की गई थी। तो स्टेट को अगर फ्री करने की बात की जा रही, तो ऑल इंडिया सर्विसेज सर, आप लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज एक यूनिटरी सर्विसेज है। और ऑल इंडिया सर्विसेज अगर यूनिटरी सर्विसेज नहीं, माफ कीजिएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज है जो यूनिटरी फीचर को रिफ्लेक्ट करती है, यानी एकात्मक व्यवस्था को रिफ्लेक्ट करती है। कहने का मतलब ये कि ऑल इंडिया सर्विसेज के मामले में व्यवस्था थोड़ी सेंटर की तरफ झुकती है, यानी सेंटर थोड़ा पावरफुल होता है। ठीक, तो ऐसी स्थितियों में इन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज को समाप्त करने की बात कही थी। ठीक है, और ये बात जरूर है कि राज्यसभा और लोकसभा को बराबर शक्तियां दी जाएं। ठीक है, अब ये बात इन्होंने कही थी कि लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्तियां दी जाएं, तो ये तो सही है इसमें, है ना, कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को बराबर शक्ति देने की बात इन्होंने करी थी। कुछ मामलों में आप देखते हैं कि लोकसभा क्या होती है, हाँ, ज़्यादा पावर रखती है, जैसे अनुच्छेद 110 के मामले में, ठीक है, अनुच्छेद 108 के मामले में, ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर होती हैं सर। ठीक है, राज्यसभा की भी कुछ एक्सक्लूसिव पावर है, जैसे आर्टिकल 249, आर्टिकल 312। ठीक, तो अखिल भारतीय सेवाओं को इन्होंने समाप्त करने की बात कही थी, तो ये गलत हो जाएगा। रही बात अंतर्राज्यीय परिषद, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम देखें तो उसके बारे में पूछ रहा है, खैर इस सवाल में इसका जो सही जवाब होगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है, स्मरण पत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका थर्ड वाला कथन सही होगा। ठीक है, थर्ड वाला कथन ही सिर्फ सिर्फ आपको क्या होगा, इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए, ओनली थ्री होगा। आगे आते हैं हम लोग अगले सवाल के साथ, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अगला सवाल, बताइएगा भैया, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं, देखिए क्या है। कह रहा है कि कौन सा संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो संघीय व्यवस्था, आपको पता है कि सर संघीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कि एक से अधिक राज्यों के स्तर होते हैं, राज्य सरकारों के स्तर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे भारत देश में संघीय व्यवस्था अपनाई गई क्योंकि हमारे भारत देश में, इसका कारण भारत का ज्योग्राफिकल कंडीशन भी था, कारण इसका डाइवर्सिटी भी थी, और हम दिल्ली से बैठ के पूरे देश में शासन नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने केंद्र के साथ साथ यानी सेंटर के साथ साथ स्टेट का भी अस्तित्व बनाया है, यानी सेंटर के साथ साथ हमने स्टेट को भी स्थापित किया और राज्य सरकारों को भी स्थापित किया, और एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, यानी एक लिखित संविधान के माध्यम से हमने शक्तियों का बंटवारा किया। तो यहाँ पर अगर हम लिखा हुआ है कि संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकार, तो बिल्कुल सही है सर। कह रहा है कि संविधान के द्वारा सरकार के प्रत्येक स्तर पर उसके अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी, तो जाहिर सी बात है सर, यहाँ पर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ये संघीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण फीचर है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का होना। और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से केंद्र और राज्य में स्पष्ट शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, यानी रियल क्लियरली पावर क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अमेरिका में भी आपको ये दिखाई पड़ेगा, इंडिया में भी आपको ये दिखाई पड़ेगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास जवाबदेह, तो ये गलत हो जाएगा भैया। राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास जवाबदेह नहीं है, बल्कि राज्य सरकार की एक अपनी स्वायत्तता होती है। हाँ, ये बात जरूर है
कि अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि आप संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए, तो हमेशा याद रखिएगा सर, अगर आपसे पूछा जा रहा है संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए, तो इसमें आप भारत के लिहाज से मत सोचा करिए। आप विश्व स्तर पर सोचिए, यानी क्लासिक फेडरेशन को ध्यान में रखते हुए, अमेरिकन फेडरेशन को ध्यान में रखते हुए आप आंसर किया करिए। लेकिन जब आप से पूछा जाए भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता बताइए, तो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता में आप भारत की व्यवस्था को ध्यान दिया करिए, यानी कि आप इसमें ये देखा करिए कि व्यवस्था यूनियन की तरफ टिल्ड है, क्योंकि भारत देश में संघीय लक्षण भी हैं और एकात्मक लक्षण भी हैं। यानी भारत का संविधान यूनिटरी फीचर के साथ भी है और फेडरल फीचर के साथ भी है, तो दोनों लक्षण है। प्योर क्लासिक फेडरेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है, इस बात का आप ध्यान रखा करें। तो यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट इससे क्या है, महत्वपूर्ण विशेषताओं में सही है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, तो इसमें कौन सा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भैया? ठीक है, स्लाइड चेंज हो रही है क्या? चलिए आगे सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग? ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूल संरचना के क्या है, भाग है। ठीक, अब मूल संरचना यानी आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है सर, जो समय के साथ ग्रो करता है। और किसी भी संविधान में, अगर किसी भी सकारात्मक संविधान का हम उदाहरण लें, तो सकारात्मक संविधान जो होते हैं वो टाइम टू टाइम ग्रो करते हैं, क्योंकि समाज में परिवर्तन होते हैं और समाज में परिवर्तनों के साथ नियमों में भी परिवर्तन आवश्यक होता है। और वैसे अगर हम देखें तो भारत के संविधान की बात करें, तो भारत का संविधान भी टाइम टू टाइम ग्रो करता है। और किस माध्यमों से, किन माध्यमों से ग्रो करता है, तो बाई अमेंडमेंट, यानी संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट के थ्रू ये ग्रो करता है। साथ 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 जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, हमारे भारत देश में संविधान का व्याख्याता जुडिशरी है, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू भी ये ग्रो करता है। और साथ साथ कन्वेक्शन कन्वेंशन के थ्रू, ट्रेडिशन के थ्रू भी ये क्या करता है, ग्रो करता है। तो यानी एक तरीके से अगर हम देखें तो भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो एक जीवित दस्तावेज है, यानी जिंदा दस्तावेज है, समय के साथ क्या करता है, ग्रो करता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अमेंडमेंट की बात। अब देखो मैंने इसको क्यों बताया, मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है सर, जिसमें संशोधन किए जा सकते हैं, है ना? और संशोधन किए जा सकते हैं, तो संशोधन की प्रक्रिया अगर बहुत टफ होती है, तो ऐसे संविधान को हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और संशोधन की प्रक्रिया अगर बहुत सरल होती है, तो ऐसे संविधान को फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। भारत के संविधान की बात करें, तो भारत के संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सरलता पूर्वक अमेंड किए जाते हैं, यानी प्रोसीजर इजी है, जिसमें केंद्र सरकार ताकतवर रहती है। तो उन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हम कहते हैं कि भारत का संविधान फ्लेक्सिबल है। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो जिनको अमेंड करने में प्रोसीजर टफ है, यानी केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी अस्तित्व बरकरार रहता है, तो उसको ध्यान में रख के हम कहते हैं कि भारत का संविधान रिजिड है। कुल मिला के कंक्लूजन देखें तो भारत का संविधान पार्शियली रिजिड और पार्शियली फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ मैंने आपको इसलिए ये सब बता रहे हैं क्योंकि संविधान में संशोधन हो सकता है, ये बात मानते हैं। लेकिन केशवानंद भारती केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, देखिए यही है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, समझिए। केशवानंद भारती केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, केशवानंद भारती केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन दिया, उस डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। और मूल ढांचा क्या है, ये समय समय पर हम ही बताएंगे। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया, ये एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए किया गया कि यानी संसद की शक्ति असीमित ना हो जाए, अब्सोल्यूट ना हो जाए, क्योंकि कोई संस्था अगर असीमित शक्ति रखती है तो निरंकुश हो सकती है, अत्याचारी हो सकती है। तो इस वजह से संतुलन का सिद्धांत स्थापित करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन दिया, है ना? डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस क्रिएट करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो ये कहता है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन संविधान के मूल ढांचे में नहीं।
इसमें कह रहा है कि मूल ढांचा, तो समय समय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि क्या मूल ढांचा है। जैसे सेकुलर स्ट्रक्चर, एसआर बम्बई केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेकुलर सेकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये संविधान का मूल ढांचा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, तो ये तीनों क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माने जाते हैं। तो इसमें तीन को तीनों सही होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आगे आते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। अब भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए हमारे भारत देश में अगर हम कार्यपालिका की शक्ति की बात करें, तो भारत देश में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक को आप कहते हैं सर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी नाम मात्र की कार्यपालिका, ठीक है। एक को आप कहते हैं सर रियल एग्जीक्यूटिव यानी वास्तविक कार्यपालिका। संसदीय प्रणाली का ये गुण है कि वास्तविक और नाम मात्र दोनों कार्यपालिका यहाँ आपको नजर आएगी। और राष्ट्रपति हमारे भारत देश में समस्त शक्तियां रखता है लेकिन नाम मात्र की। हालांकि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है ना। अनुच्छेद 53 अगर आप पढ़ेंगे सीधा सीधा कह रहा है कि कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लगा सकते हैं, मंत्रिपरिषद से लगा सकते हैं। भारत देश में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। शासन संबंधी समस्त कार्य राष्ट्रपति के माध्यम से किए जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति इनका शक्तियों का प्रयोग स्वयं के विवेक से न करके मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए रियल पावर, वास्तविक शक्तियां कहाँ जाती हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जाती हैं। इसीलिए वो डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव होता है यानी रियल एग्जीक्यूटिव होता है, वास्तविक कार्यपालिका होती है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं थे, बिल्कुल। अगर यही पूछ लेता वास्तविक कार्यपालिका, संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, तो यहाँ प्रधानमंत्री हो जाता, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है ना आर्टिकल 53 में कि अपने अधीनस्थ अधीनस्थ अधिकारियों में आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इसमें शामिल कर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट भी है, ठीक। तो भारत देश में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपने समस्त कार्य करता है। हाँ, राष्ट्रपति कुछ कार्य अपने विवेक से करता है, उसे हम कहते हैं सिचुएशनल डिस्क्रेशन, यानी राष्ट्रपति के पास कुछ परिस्थिति जन्य विवेक है जो परिस्थिति बस उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति समस्त कार्य इनकी बात को मानने के लिए बाध्य होता है। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात को मानने के लिए बाध्य है या नहीं, इसके लिए हमें अनुच्छेद 74 की तरफ बढ़ना होगा। अगर हम 53 और 74 को मिलाकर पढ़ें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर सब कार्य करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद की बात को मानने के लिए वो बाध्य है, बस एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, ठीक है। ये बात 44वें संविधान संशोधन में स्पष्ट हुई थी कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है, रिकंसिडरेशन। तो यहाँ दोनों आपका सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए। अगला सवाल आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के प्रावधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, इसकी घोषणा को जारी किए जाने की तारीख से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। दूसरा कह रहा है कि एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या हो गया, अगर अप्रूव हो गया तो वित्तीय आपातकाल वापस लिए जाने तक अनिश्चित काल तक जारी रहता है। और इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। पहले भी देख लीजिए भाई, गलत तो नहीं पूछ रहा था। हाँ, तो मास्टर भूल जाता है। राइट। तो यहाँ चर्चा आपातकाल की चल रही है और आपको पता है कि सर आपातकालीन प्रावधान हमारे भारत देश में संविधान के एकात्मक लक्षण यानी यूनिटरी फीचर को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि आपातकालीन प्रावधान एक ऐसे प्रावधान हैं जिनमें केंद्र सरकार पावरफुल होती है, यानी व्यवस्था सेंट्रलाइज होती है, ठीक है। व्यवस्था सेंट्रलाइज होती है और हमारे भारत देश में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन संविधान के भाग 18 में किया गया है, पार्ट 18 में। 352 से लेकर 360 तक। 352 में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में सर राष्ट्रपति शासन। और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी को संसद में 1 महीने के भीतर पारित होना होता है, 1 महीने के भीतर अप्रूवल लेनी होती है ना। और एक बार में 6 महीने की अप्रूवल मिलती है और छः 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 करके इसे अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ा सकते हैं। अगर हम 356 यानी राष्ट्रपति शासन की बात करें तो इसे 2 महीने के भीतर संसद में अप्रूवल लेना है और एक बार में 6 महीने की मिलती है, फिर जाके 6 महीने बाद अप्रूवल लेके इसे मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। 360 की अगर हम बात करें वित्तीय आपातकाल की, तो इसे 2 महीने में संसद की अप्रूवल लेनी है और 2 महीने में अप्रूवल मिल गई तो ये अनलिमिटेड टाइम तक जारी रहता है, यानी इसे अप्रूवल हमेशा हमेशा के लिए मिलती है, ना कि 6 वर्ष के लिए, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं
क्या कह रहा है कि इसकी उद्घोषणा किए जाने की तारीख से 2 माह के भीतर संसद में पारित होना है। बिल्कुल सर, 2 माह के भीतर इसे संसद में पारित होना है, सही लिखा हुआ है। और एक बार में अगर अनुमति मिल गई, तो जब तक वापस नहीं लिया जाता, तब तक अनिश्चित काल तक के लिए अनुमति मिल जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सिर्फ फाइनेंशियल में होता है। 352 में क्या है कि प्रत्येक 6 महीने में आपको अनुमति मिलनी है, यानी एक बार में सिर्फ 6 ही महीने तक चलेगा। ठीक है? 356 में भी एक बार में 6 महीने। ठीक है? 352 को 6-6, 6-6, 6-6, 6-6 करके जब तक चाहें बढ़ा सकते हैं। और 356 को 6-6 करके सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। और 360 क्या है? 360 एक बार अप्रूवल मिला तो अनिश्चित काल जब तक वापस ना ले लें। ठीक है? और इसमें पूछ रहा है असत्य कौन सा है? भैया दोनों स्टेटमेंट तो इसमें सही लिखे हुए हैं, तो असत्य कौन सा होगा? नापाक होगा। ठीक है? अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका पंचायतों से संबंधित है। भैया ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। ये सवाल थोड़े हो सकता है टफ नजर आए आपको, लेकिन अगर आप इन सवालों का एक्सप्लेनेशन डेली डेली अगर आप आधे घंटे का आप समय देंगे, एक्सप्लेनेशन देखते रहेंगे, तो अगर आप कुल मिला के 100 सेशन भी मेरे इस तरह से कर लेते हैं, तो 100 सेशन करने के बाद पॉलिटी का एकदम एक-एक हाँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपने किताब पढ़ी, है ना? ये सवाल उन्हीं को समझ में आते हैं एक्चुअली जो स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं या जिन्होंने लेक्चर देखा है। अगर आप प्लस पर हैं, जैसे आप मेरा क्या है कि इंडियन पॉलिटी का एजुकेटर हूँ मैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का प्लस पर, अनअकैडमी प्लस पर, यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में। तो वहाँ जाइएगा जब आप, तो वहाँ लगभग 12-13 मेरे कोर्स हैं, पूरे थ्योरी कोर्स हैं। तो आप कोई भी एक फाउंडेशन कोर्स उठाइए और कर लीजिए पूरा। ठीक है? और साथ-साथ आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, है ना? तो आपका पूरा का पूरा कवर हो जाता है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कवर हो जाएगा फॉर प्रीलिम कम मेंस, अगर आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, साथ-साथ एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे तो। और उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स के लिए ये सेशन पूरे कर लेते हैं, मतलब कुल मिला के आप 100 सेशन भी अगर फॉलो कर लिए आधे-आधे घंटे के, है ना? तो बस क्लियर है। फिर आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जहाँ इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित सवाल आते हैं, तो आपका लगभग-लगभग आप 95% करके ही आएँगे, सही-सही करके आएँगे। ठीक है? ऐसा मतलब बच्चों का ही कहना है, बच्चों का ही अपना फीडबैक है, बाकी आप खुद से करिए, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। खैर चलिए, संविधान के अनुच्छेद 243 आई में पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है। तो यहाँ पर हम पंचायतों के लिए राज्य, देखिए बात ध्यान से समझिएगा कि हमारे भारत देश में समस्त चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है, लोकल गवर्नमेंट का छोड़कर। लोकल गवर्नमेंट का चुनाव हमारे भारत देश में कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। हमेशा याद रखिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और 243 आई के तहत नहीं बल्कि 243 के तहत। 243 आई जो यहाँ पर लिखा हुआ है, 243 आई के तहत एक राज्य वित्त आयोग है सर, स्टेट फाइनेंस कमीशन है जिसका गठन गवर्नर करता है। ठीक है? हाँ, तो यहाँ फाइनेंस कमीशन लिखा हुआ है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 243 आई लिखा है और बात कर रहा है राज्य। अब देखो, राज्य निर्वाचन आयोग में भी राज्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है। ठीक है? इसकी भी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखा गया है क्योंकि इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है ना? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है तो हमें ऐसी बॉडी बनानी होगी जो इंडिपेंडेंटली क्या करे, वर्क करे, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे। तो उसकी स्वतंत्रता को मेंटेन करने के लिए संविधान में तो भैया प्रावधान करने ही होंगे ना। हाँ, तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उसे ऐसे ही हटाया जाएगा जैसे हाईकोर्ट के जज को, इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने के लिए ऐसा किया गया, कार्यकाल की सुरक्षा दी गई। यानी उसे ऐसे ही हटाया जाएगा जैसे हाईकोर्ट के जज को नियुक्ति राज्यपाल करता है, सही है, वैसे ही हटाया जाएगा जैसे हाई। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है? इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें पूछ रहा है सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर 243 पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा अगर आप इसे आई समझ के पढ़ रहे हैं तो। ठीक, दूसरा राज्यपाल के द्वारा की जा रही ये सही है, वैसे ही हटाया जा रहा है जैसे हाईकोर्ट के जज को, तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही उत्तर आपका होगा? इसमें टू एंड थर्ड ऑप्शन थोड़े गलत लिखे हुए हैं, तो इसमें एक ऑप्शन हम दूसरा बना दे रहे हैं, ई, है ना? इसमें होगा टू एंड थर्ड। ठीक है? ये टाइपराइटर नसेम रहता है कभी-कभी तो इसलिए गलत हो जाता है। चलो, अगला सवाल आपका कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? बताइए भैया कौन सा संवैधानिक निकाय है, यानी कौन सी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो देखिए, 2 तरह के निकाय आपने सुने होंगे, एक को आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक को आप कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना? या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इसी को बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसा निकाय जो संविधान में हो। अब इसमें भी 2 प्रकार का होता है, एक अस्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। अस्थायी जो संविधान के द्वारा अस्थायी रूप से गठित हो, लाइक सीएजी। ठीक, अस्थायी प्रत्येक 5 वर्ष के बाद या प्रत्येक इतने वर्ष के बाद जैसा राष्ट्रपति को लगे, ऐसा कुछ लिखा हो। ठीक है? यानी अस्थायी तौर पर, यानी परमानेंटली नहीं हो,
हाँ, ये है गठित करने का प्रावधान हो कि संविधान के इस अनुच्छेद के तहत गठित किया जा सकता है, लाइक फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति गठित करता है, लाइक इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है? लेकिन है ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अगर संविधान में है तो संवैधानिक निकाय। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी 2 प्रकार की होती है ना? एक होती है स्टैच्यूअरी यानी जो कानून के द्वारा बनी है, एक होती है नॉन स्टैच्यूअरी जो बिना कानून के बनी हो। बिना कानून यानी मात्र आदेश। अब बिना कानून के बनी जैसे नीति आयोग, कोई कानून नहीं बना उसके, है ना? स्टैच्यूअरी जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो एक कानून के द्वारा, एक गैर कानून के द्वारा, इसको हम कहते हैं क्या? एक को बोलते हैं सांविधिक, कानून के द्वारा जो बनी है सांविधिक, उसको बोलते हैं गैर सांविधिक या वैधानिक गैर वैधानिक, ठीक है? स्टेचुअरी नॉन स्टेचुअरी। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा संवैधानिक, तो संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जो संविधान में है। निर्वाचन आयोग संविधान में है ना, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 324 के तहत। वित्त आयोग संविधान में है 280 के तहत। बाकी ये दोनों नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा? ओनली 3 एंड 4 आपका सही जवाब होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए बताइए। तो ये सवाल आई होप अंतिम सवाल है आज का। तो बिल्कुल सर, आज का ये अंतिम सवाल, ये आप लोग खुद से करिएगा, इसको मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा, है ना? आर्टिकल 32 से संबंधित है, कह रहा है कि 32 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार है, ठीक है? दूसरा, इस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल, लिखिए अभी हो सकता है कुछ सवाल और हो। नहीं नहीं नहीं, तो यही अंतिम सवाल है आपका, है ना? इस अनुच्छेद के द्वारा गारंटीड जो राइट आपको प्रोवाइड किया गया है उसे नेशनल इमरजेंसी के तहत सस्पेंड किया जा सकता है। कह रहा है राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करे, है ना? अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पहला ये स्टेटमेंट लिखा है कि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करता है, बताइए इसमें कितने क्या है सही है? आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन के थ्रू इसको जवाब दीजिएगा, ठीक है? चलिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में इस सवाल का आंसर करेंगे। बाकी ध्यान दीजिए कि हमारे यहाँ भैया जी, अगर आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उस समय फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है ना? 26 तारीख यानी कल एक टेस्ट सीरीज है। इसका दो महत्व है, एक तो आप इसे टेस्ट सीरीज के रूप में एंजॉय कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि अगर आप प्रतिभाशाली हैं, आप पे नहीं कर सकते हैं, अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ना चाहते हैं और इसमें अच्छी रैंक हासिल करते हैं, तो 1 से लेके 25 तक रैंक हासिल करने वाले को स्कॉलरशिप मिल रही है। पहली रैंक वालों को 100% स्कॉलरशिप मिल रही है 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे। सेकंड थर्ड रैंक को 50% स्कॉलरशिप मिल रही है सर, है ना? 1 साल या उसके सब्सक्रिप्शन पे, और साथ साथ 4 से 25 को 25% स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है? और हमारे यहाँ मेंस की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, जो लोग प्लस पर हैं, आ चुके हैं, प्लस वालों के लिए सारी की सारी टेस्ट सीरीज क्या है? फ्री है। और साथ साथ करंट अफेयर का भी हमारे यहाँ ये मॉक चलता है, ठीक है? एवरी मंडे टू फ्राइडे चलता है, रात को 8 बजे चलता है, 20 सवाल होते हैं 20 मिनट के, इसमें भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। साथ साथ ये हमारे यहाँ के बैचेज हैं, देख लीजिए सर, है ना? यूपीपीएससी मेंस के 5 एजुकेटर हैं हमारे यहाँ जो ऑप्शनल पढ़ाते हैं, है ना? बढ़िया एजुकेटर हैं, अगर आप में से इनमें से कोई भी ऑप्शनल को आप पढ़ सकते हैं। साथ साथ ये पीसीएस मेंस के बैचेज स्टार्ट हुए हैं, इनमें एनरोल करके आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ ये 2023 का पूरा ये एक बैच आप पकड़ लीजिए और पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी करिए। 2023 का पूरा फाउंडेशन बैच है, इसमें कंप्लीट आप पढ़िए, पूरा प्रीलिम कम मेंस के लिए पूरी की पूरी क्वालिटी, ठीक है? साथ साथ ध्यान दीजिए कि ये पूरा का पूरा आपका, ठीक, कोर्सेज है, पॉपुलर कोर्सेज, है ना? जिनकी तैयारी यहाँ अनअकैडमी के थ्रू होती है, तो इन पॉपुलर एग्जाम की तैयारी के लिए आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। ये फीस सब बहुत कम है। अगर हम देखें तो ऑफलाइन कोचिंग में 1 लाख से ऊपर फीस होती है, या बड़ी बड़ी कोचिंग में आप नाम सुनते हैं 1 लाख से ऊपर फीस होती है। यहाँ सर 2 साल का 12,244, ये रेफरल कोड लगा दो, 10% ऑफ हो जाएगा। 2-4 दिन फ्री क्लास देखो, वहाँ पॉइंट्स ऐड हो जाती हैं, उससे भी अप टू 10% तक ऑफ हो जाता है। वीटी लाइव, विपुल त्रिपाठी लाइव, 12,240 2 साल। अब इस 2 साल तक जितने कोर्सेज हैं, जितने एजुकेटर के कोर्सेज हैं, सब में एक्सेस है। जितने बैचेज स्टार्ट होंगे सब में एक्सेस है। सारे मॉक में, सारे क्विज में, सारी टेस्ट सीरीज में अगर आप जोड़ेंगे, बाहर जाके आप टेस्ट सीरीज देते हैं हर संडे को एक, तो उसका भी आपको 4-5 हज़ार रुपए, 7 हज़ार रुपए देते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उसमें भी आप 20-25 हज़ार रुपए देते हैं, ठीक है? ऑफलाइन बैच करते हैं, उसमें भी आप 1 लाख, 1.5 लाख का पूरा मात्र 12,240 में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बच्चे ही कहते हैं। अभी मैं मास्टर देखो कैसे प्रचार कर रहा है, एकदम पूरा बता दे रहा है, ठीक है? खैर, आपको अपने हिसाब से अंदाजा लगाना है, आप खुद के फीडबैक के हिसाब से एडमिशन लीजिए। 12,240 रुपए है 2 साल का।
इसमें आपको पूरा जीएस आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब, और एक से अधिक एजुकेटर है एक विषय के। सबसे बड़ी बात ये है, एक साल का 8,415। बाकी बिहार और यूपी की एक साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़कर भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास में हम लोग विराम देते हैं सर। थैंक यू सो मच। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए, जीवन में प्रगति करिए। नमस्कार आप सभी।